इतिहास के पन्नों में ना कुछ कहानियां बड़ी अजीब होती हैं। तलवार से शुरू होती हैं और शांति पर जाकर खत्म होती हैं। और उन्हीं में से एक है सम्राट अशोक की कहानी। देखिए, जिस अशोक को आज हम सब महान कहते हैं, वही अशोक अपने शुरुआती दिनों में इतिहास के सबसे क्रूर, सबसे बेरहम शासकों में से एक माना जाता था। तो चलिए इस कहानी के उतार चढ़ाव को समझते हैं। अब सवाल ये उठता है कि एक ही इंसान के दो इतने अलग अलग चेहरे कैसे हो सकते हैं। सोचिए, एक तरफ है चंड अशोक, मतलब क्रूर अशोक, और दूसरी ही तरफ है धम्म अशोक, यानी धर्म और शांति के रास्ते पर चलने वाला अशोक। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतना बड़ा बदलाव आ गया? यही तो इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। अशोक की कहानी को ठीक से समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं, उनके शुरुआती जीवन और उस माहौल को देखते हैं जहां से ये सब शुरू हुआ, वो क्रूर राजनीतिक दुनिया जिसमें उनका जन्म हुआ था। तो देखिए, अशोक को विरासत में एक बहुत ही शक्तिशाली मौर्य साम्राज्य मिला था। उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में इसकी नींव रखी थी और फिर उनके पिता बिंदुसार ने इसे और भी फैलाया। मतलब अशोक का जन्म एक ऐसे माहौल में हुआ जहां ताकत और शासन बचपन से ही उनकी जिंदगी का हिस्सा थे। एक राजकुमार के तौर पर अशोक को हर तरह से तैयार किया गया। उन्हें शस्त्र और शास्त्र दोनों की बेहतरीन शिक्षा मिली। एक तरफ राजनीति और शासन की बारीकियां सिखाईं, तो दूसरी तरफ युद्ध की हर कला में उन्हें माहिर बना दिया गया। और फिर 285 ईसा पूर्व में उन्हें उज्जैन का राज्यपाल बनाकर भेजा गया, जहां उन्होंने बहुत ही कठोर नियमों के साथ शासन चलाना सीखा और एक कुशल प्रशासक बनकर उभरे। उनकी ये जो कठोरता थी, इसकी पहचान और भी पक्की तब हो गई जब उन्हें तक्षशिला में एक विद्रोह को दबाने के लिए भेजा गया। अशोक ने उस विद्रोह को इतनी बेरहमी से कुचला कि पूरे साम्राज्य में लोग उन्हें एक नए नाम से जानने लगे, चंड अशोक, यानी कि क्रूर अशोक। फिर 273 ईसा पूर्व में सम्राट बिंदुसार की मृत्यु हो गई और इसके बाद जो हुआ वो मौर्य वंश का एक काला अध्याय था। सिंहासन के लिए राजकुमारों के बीच एक भयानक जंग छिड़ गई जो लगभग 4 साल तक चली। ये साजिशों और खून खराबे का दौर था और इसी संघर्ष में जीत हासिल करके अशोक ने सिंहासन पर कब्जा किया था। सिंहासन पर तो अशोक बैठ गए, लेकिन साम्राज्य को और भी बड़ा बनाने की उनकी भूख अभी शांत नहीं हुई थी। और बस यहीं से कहानी उस मोड़ पर आती है जिसने सिर्फ अशोक को नहीं बल्कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अशोक की नज़र अब थी कलिंग पर, जो आज के ओडिशा क्षेत्र में पड़ता था। व्यापार और समुद्री रास्तों के लिहाज से ये राज्य बहुत ही अहम था। अशोक ने इसे अपने जीवन का अंतिम और सबसे बड़ा युद्ध मानकर कलिंग पर चढ़ाई का आदेश दे दिया। और ये युद्ध इतना भयानक था, इतना भयानक कि कहते हैं पास की दया नदी का पानी सैनिकों के खून से लाल हो गया था। उस युद्ध के मैदान पर जो तबाही हुई, उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। आंकड़े बताते हैं कि कलिंग की धरती पर लगभग 1 लाख जानें गईं। और इसमें सिर्फ सैनिक नहीं थे, आम नागरिक भी शामिल थे। लेकिन मौत का ये आंकड़ा तो बस एक हिस्सा था। लगभग 1.5 लाख लोगों को बंदी बना लिया गया और हमेशा के लिए उनके घरों से निकाल दिया गया। देखते ही देखते हंसते खेलते शहर उजड़ गए और अनगिनत परिवार हमेशा के लिए बिखर गए। अशोक ने युद्ध तो जीत लिया था, पर इस जीत की कीमत बहुत बहुत भारी थी। युद्ध के बाद जब उन्होंने वो मंजर देखा तो उनका दिल दहल गया। जब अशोक खुद उस युद्ध भूमि पर गए तो चारों तरफ लाशों के ढेर, रोते बिलखते लोग और फैला हुआ विनाश देखकर उनका पत्थर जैसा दिल पिघल गया। जिंदगी में पहली बार उन्हें अपने किए पर गहरा पछतावा हुआ और इस एहसास को उन्होंने पत्थर पर खुदवाया ताकि आने वाली पीढ़ियां इसे पढ़ें। उन्हें लगा कि ये जीत उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी हार थी। कलिंग युद्ध ने अशोक को अंदर तक झकझोर दिया था, पूरी तरह से बदल दिया। और यहीं से शुरू हुआ चंड अशोक के धम्म अशोक बनने का सफर। और इसके साथ ही शासन करने का तरीका भी हमेशा के लिए बदल गया। अशोक ने भेरी घोष, यानी युद्ध के नगाड़े की नीति को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया और उसकी जगह उन्होंने अपनाया धम्म घोष को। इसका मतलब था धर्म और नैतिकता के रास्ते पर चलकर लोगों के दिलों को जीतना। अब राज्य की नीति तलवार से नहीं बल्कि करुणा से चलने वाली थी। एक बात साफ कर दें, अशोक का धम्म कोई नया धर्म नहीं था। ये तो एक तरह का नैतिक कोड था जिसमें सच बोलना, हिंसा ना करना, दया दिखाना और सभी धर्मों का सम्मान करना जैसी बातें शामिल थीं। ये एक ऐसा रास्ता था जो किसी भी इंसान को बेहतर बना सकता था, चाहे वो किसी भी धर्म या समुदाय का हो।
अब अशोक का एक ही लक्ष्य था, अपनी प्रजा का कल्याण। उन्होंने सड़कों के किनारे पेड़ लगवाए, कुएं खुदवाएं और सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं, जानवरों के लिए भी अस्पताल बनवाए। उन्होंने अपने अधिकारियों को सख्त आदेश दिए कि वो हमेशा दयालु और न्यायप्रिय रहें। और फिर अशोक ने कैसा ऐलान किया जो इतिहास में अमर हो गया, सभे मनुष्या ममा प्रजा, जिसका मतलब है सभी मनुष्य मेरी संतान हैं। ये शायद इतिहास में किसी सम्राट का अपनी प्रजा के लिए प्यार और जिम्मेदारी का सबसे बड़ा उदाहरण है। अशोक ने सिर्फ अपनी नीतियां ही नहीं बदलीं, उन्होंने ये भी पक्का किया कि उनका शांति और करुणा का संदेश दूर दूर तक फैले और आने वाली पीढ़ियों तक जिंदा रहे। उन्होंने अपने धम्म के संदेशों को पत्थर के बड़े बड़े स्तंभ और चट्टानों पर खुदवाया ताकि हर कोई उन्हें पढ़ सके। और खास बात यह थी कि ये लेख आम लोगों की भाषा यानी प्राकृत में लिखे गए थे। उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को दूत बनाकर श्रीलंका तक भेजा। 232 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु हो गई और उनके जाने के बाद उनका बनाया हुआ विशाल मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होकर खत्म हो गया। लेकिन अशोक का संदेश, उनके आदर्श, वो उनके साम्राज्य से कहीं ज्यादा समय तक जिंदा रहे। और इसका सबसे बड़ा सबूत तो आज भी हमारी आंखों के सामने है। अशोक के स्तंभों से लिया गया वही धम्म चक्र आज भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बिल्कुल केंद्र में शान से लहराता है। ये चक्र धर्म, शांति और प्रगति का प्रतीक है और अशोक की विरासत को अमर बनाता है। अशोक की कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है कि असली शक्ति आखिर किसमें है, विजय हासिल करने में या करुणा दिखाने में। उनकी ये यात्रा हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी सबसे बड़ी जीत युद्ध के मैदान में नहीं, बल्कि इंसान के अपने अंदर होती है।